हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं और आपकी तैयारियां भी आपके जैसे ही बहुत बढ़िया चल रही हैं। चलो आज की हमारी क्लास शुरू करते। लास्ट क्लास में हम टैक्स इनवॉइसेस का टॉपिक पढ़ रहे थे। उसी चैप्टर में आपके ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट भी कवर किया गया। तो आज की क्लास में हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक की जो है बहुत ज्यादा वेटेज रहने वाली है आपके एग्जाम में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए समझना, इसे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं ई इनवॉइस आखिर होता क्या है। देखिए, ई इनवॉइस एक ऐसा तरीका है जहां पे गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है। क्या सिस्टम बनाया है सर? गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया है कि जब भी कोई स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन होता है, जब भी कोई स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन होता है एंड वो सप्लाई कर रहा है, जो आपका स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन है वो सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज किसी अदर रजिस्टर्ड पर्सन को। जब भी आपका स्पेसिफाइड जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन है वो सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो इस स्पेसिफाइड पर्सन यानी कि सप्लायर को करना क्या होगा? वो जैसे अपना इनवॉइस बनाता है नॉर्मली वैसा ही इनवॉइस बनाएगा, बट इनवॉइस बनाने के बाद उसे उस इनवॉइस की डिटेल ऑनलाइन गवर्नमेंट के डेजिग्नेटेड प्लेटफॉर्म या पोर्टल्स पर, ऑनलाइन गवर्नमेंट ने कुछ पोर्टल डेजिग्नेट किए हैं इस पर्पस के लिए, जैसे ही वो इनवॉइस बनाएगा वो इनवॉइस की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एक पोर्टल पे रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो जब वो रिपोर्ट करेगा वहां पे पोर्टल पे, तो वहां पे एक यूनिक कोड जनरेट होगा और वो यूनिक कोड आपको अपने इनवॉइस में स्पेसिफाइड करना होगा। एक स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन जब भी किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की, टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसे इनवॉइस वो अपने हिसाब से बना सकता है जैसा वो चाहे। चाहे वो अपना सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करे जो अकाउंटिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हो, या फिर आप तो चाहो तो मैनुअली जो बिल बनाते हो अपनी बिल बुक में वो भी कर सकते हो। यानी कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप बिल ऑफलाइन बना रहे हो या सॉफ्टवेयर के थ्रू बना रहे हो। तो यहां पे आप अपना बिल बनाने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड पोर्टल पर जो है वो सबमिट कर सकते हो। और जैसे ही वहां पे आप इंफॉर्मेशन सबमिट करोगे एक यूनिक कोड जनरेट होगा जो आपको अपने इनवॉइसेस के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। ये सारा सिस्टम ही ई इनवॉइसिंग कहलाता है। नॉर्मली जैसे ही आप ई इनवॉइसिंग का पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, आपके माइंड में आएगा कि कोई ऐसा प्रोसीजर है जहां पे बिल ही ऑनलाइन बनाना है। तो मैं आपसे कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम ई इनवॉइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे बिल ऑनलाइन नहीं बनाया जाता, रादर देन एक बिल आपने ऑफलाइन में किसी सॉफ्टवेयर या मैनुअली फॉर्म में बनाया है और उसकी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन एक स्पेसिफाइड पोर्टल पे आपने जो है अपलोड किया है, फिल किया है, जिसके बाद आपको एक यूनिक कोड मिलता है जो आपको बिल पे मेंशन करना है। और ऐसा करने के बाद आपका ई इनवॉइस तैयार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जब आप ऑनलाइन कोड जनरेट करोगे तो वहां पे आपके पास एक इनवॉइस की कॉपी भी जनरेट हो जाती है। जब आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन फिलअप करते हो तो आपके पास एक इनवॉइस भी जनरेट होता है जिसके ऊपर क्यूआर कोड होता है, जिसे स्कैन करके सारी इंफॉर्मेशन, बिल की मेजर इंफॉर्मेशन जो है वो निकाली जा सकती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि टैक्स के इवेजन को रोकने के लिए ये ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन बनाया है, जहां पे आप अगर सप्लाई करते हो तो आपको ऑनलाइन उस चीज को जो है फिलअप करना पड़ेगा या उस इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर रही है सो दैट कोई टैक्स इवेजन के जो केसेस होते हैं उनको अवॉइड किया जा सके या उनको रोका जा सके। ठीक है, इससे होगा क्या? बेसिकली एक बार आपने जो है वो ई इनवॉइस जनरेट कर लिया तो उसके बाद आप जो है ये ई इनवॉइस कैंसिल कर सकते हो, बट एक स्पेसिफाइड समय के अंदर अंदर। तो बार बार अगर आप कैंसिलेशन करोगे एक इनवॉइस का तो वो एक चीज जो है वो सामने आएगी गवर्नमेंट के भी कि हाँ, यहाँ से पोर्टल से बार बार इनवॉइस कैंसिल किए जा रहे हैं, बिल बना के कैंसिल किए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए जो फ्रॉड के केसेस होते हैं या जहां पे फेक बिलिंग के केसेस है या जहां पे सप्लाई हो जाती है देन बिल कैंसिल कर दिए जाते हैं, ऐसे केसेस को पकड़ पाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर्पज से ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। तो देखते हैं ई इनवॉइस क्या है। ई इनवॉइस इज नॉट जनरेटिंग इनवॉइस ऑनलाइन। ऐसा नहीं है कि इसमें इनवॉइस ऑनलाइन जनरेट किए जाते हैं।
रजिस्टर्ड पर्सन कैन जनरेट इनवॉइस मैनुअली, आप मैनुअली या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जो है वो अपना इनवॉइस जनरेट कर सकते हो, बट आपको इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अपलोड करनी है। अब जिस पोर्टल पे आप इंफॉर्मेशन अपलोड करते हो, ये जो पोर्टल है गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड, इसे हम IRP कहते हैं, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। गवर्नमेंट ने कई पोर्टल्स को डेजिग्नेट किया है सो दैट कि जो इंडिया का इतना बड़ा जो एक एरिया है, या मैं कहूँ कि इतने सारे बिजनेसमैन है, वो एक साथ अगर सर्विस डिमांड करें तो भी किसी को दिक्कत ना आए, क्योंकि हर घंटे जो है हजारों लाखों जो है बिजनेसमैन अपने इनवॉइसेस बनाएंगे, तो सर्वर क्रैश ना हो, इस पर्पज से बहुत सारे पोर्टल्स को डेजिग्नेट किया गया है। तो IRP मतलब इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जहां पे आपको उस इंफॉर्मेशन को फिलअप करना है, एंड जो यूनिक कोड जनरेट होता है उसे हम IRN कहते हैं, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। इनवॉइस रेफरेंस नंबर, ये यूनिक कोड 64 डिजिट का होता है और अल्फा न्यूमेरिक होता है, इसका मतलब इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और इसमें नंबर भी यूज होते हैं, ठीक है। तो दोनों से मिला के 64 डिजिट का लंबा सा कोड जो है वो बनाया जाता है, जो हर बार यूनिक जनरेट होता है, हर ट्रांजेक्शन के लिए यूनिकली जनरेट होता है, ठीक है। चलो, तो a registered person can generate invoice manually या using software but have to report on the on IRP to generate IRN, ठीक है। IRP यानी कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जहां पे आप उस इनवॉइस की इंफॉर्मेशन को डालते हो, एंड IRN यानी कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो आपका यूनिक नंबर जनरेट होके आता है। रिक्वायर्ड ओनली बाय स्पेसिफाइड टैक्स पेयर्स, ये सभी के लिए जरूरी नहीं है कि केवल सिर्फ स्पेसिफाइड कुछ टैक्स पेयर्स होंगे उनको ही जनरेट करना है। वो लिमिट बनाई गई है एग्रीगेट टर्नओवर की, और वो लिमिट रखी गई है 5 करोड़। अगर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेके अब तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस कर जाती है, तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन अप्लाई कर जाएगा, एंड आपको अपने B2B ट्रांजेक्शंस के लिए, याद रखना यहां पे ये जरूरी है कि ई इनवॉइसिंग सिर्फ B2B ट्रांजेक्शंस के लिए किया जाता है, यानी कि B2C यानी कि बिजनेसमैन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जब भी गुड्स बेचे जाएंगे, वहां पे आपको ई इनवॉइसिंग बनाने की या ई इनवॉइसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, यहाँ पे ई इनवॉइस एक 64 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये यूनिकली जनरेट होता है हर ट्रांजेक्शन के लिए जब भी आपके पास कोई भी बिजनेसमैन ई इनवॉइसिंग के थ्रू IRN जनरेट करता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग प्रोविजन, ये जो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन है वो किस किस के ऊपर अप्लाई करते हैं। द प्रोविजन ऑफ ई इनवॉइसिंग विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onward exceeds 5 करोड़। अगर किसी भी जो है फाइनेंशियल ईयर में 17-18 से अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होती है, तो फिर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन लगेंगे। देखिए, गवर्नमेंट ई इनवॉइसिंग को फेज्ड मैनर में लाया था, तो सबसे पहले जो है वो बड़े बिजनेसमैन को टारगेट किया गया था, 100 करोड़, देन 50 करोड़, देन 10 करोड़ की लिमिट भी आई, और अब फाइनली ये 5 करोड़ के ऊपर ला दी गई है। अभी के लिए जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है किसी भी साल में, उन्हें जो है ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन फॉलो करने हैं। अब याद रखना, हो सकता है 2017-18, 18-19 में आपकी टर्नओवर हाई थी 8 करोड़ 10 करोड़, अब आपकी टर्नओवर सिर्फ 1 करोड़ है, तो भी आप पर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन लगेंगे, बिकॉज किसी भी साल में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा थी तो बाद में ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन वहां पे अप्लाई कर जाते हैं। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ B2B ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है, एक्सेप्ट एक एग्जम्पशन या एक एक्सेप्शन कहूं तो वो है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के केस में भी आपको ई इनवॉइसिंग करना पड़ता है अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। ऑल्दो जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो सामने वाला व्यक्ति इंडिया के बाहर होता है जो अनरजिस्टर्ड है, बट स्टिल गवर्नमेंट ने कहा है कि एक्सपोर्ट के केस में भी आपको ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन अप्लाई करने हैं। लेकिन याद रखना, इंपोर्ट के केस में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट में आप इंपोर्टर होते हो, तो जो माल बेचने वाला है वो इंडिया के बाहर है, आप सप्लायर नहीं हो, आप रेसिपिएंट हो, तो वहां पे कोई जरूरत नहीं है। सेकेंडली, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने एक दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स या सर्विस सप्लाई किए, सामने वाला व्यक्ति उस पर टैक्स पे करेगा अंडर RCM, स्टिल आपको ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन अप्लाई करने हैं। मतलब इफ टैक्स इज पेबल ऑन RCM बेसिस बाय द रेसिपिएंट, स्टिल जो प्रोविजन है ई इनवॉइसिंग के वो अप्लाई यहाँ पे करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये बताया गया है कि कब कब ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन अप्लाई करते हैं। साथ में कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे ई इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जम्पशन दी गई है। तो वो केस कौन से?
नंबर 1 इज SEZ यूनिट्स। SEZ यूनिट के ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन नहीं अप्लाई करेंगे। मतलब कोई यूनिट SEZ में वर्क कर रही है और उनकी टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो गवर्नमेंट ने कहा आपको इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है। देखिए SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। गवर्नमेंट हमेशा ही SEZ में जो बिजनेसेस काम कर रहे हैं उनको जो है कुछ सहूलियत, मैं कहूँ कुछ कंसेशन गवर्नमेंट देती आई है, तो यहाँ भी ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन से उन्हें छूट दे दी गई है। सिमिलर वे में इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक्स, NBFCs, ये इनको भी जो है ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन से जो है एग्जम्प्ट किया गया। जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देने वाले, ऐसे लोग जो सिनेमाटोग्राफी फिल्म्स वगैरह शो करते हैं मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वगैरह में, तो उनको भी एग्जाम किया गया। एंड साथ में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटीज को भी एग्जाम किया गया कि इन्हें ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है तो ये वो लिस्ट है जिनके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे। ये लिस्ट अच्छे से ध्यान रख लेना, बिकॉज ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी पार्टी पे ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं करते, या फिर केस स्टडी भी बनाई जा सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे पर्सन है जिनको ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट पूरी करने की जरूरत नहीं। तो जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन नहीं लगेगा, और जो ये आपके पास स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन है इनके ऊपर भी ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन नहीं लगेगा। ठीक है, चलो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति एग्जम्प्ट है, जिन्हें ई इनवॉइसिंग से एग्जम्प्ट किया गया, उन्हें अपने इनवॉइसेस पे एक डिक्लेरेशन जरूर देनी है। क्या कि ऑल दो हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन हमारे ऊपर लगने चाहिए, बट हम स्टिल ई इनवॉइस नहीं बनाते बिकॉज गवर्नमेंट ने हमें एग्जम्प्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। याद रखना जो अबव एग्जम्पशन की लिस्ट है वो एंटिटी स्पेसिफिक है, ना कि सप्लाई स्पेसिफिक। इसका मतलब ये है कि यहां पे कहा गया कि बैंक्स के ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक के लिए बैंकिंग सर्विसेज के रिलेशन में ही छूट है। अगर बैंक वाले बैंकिंग सर्विसेज के अलावा भी कल को कुछ बेचना शुरू कर देते हैं तो भी उन्हें ई इनवॉइस अप्लाई नहीं करना। लाइक मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लेते हैं एसबीआई बैंक है। अब एसबीआई बैंक लोन देगा अगर लोगों को, एसबीआई बैंक अगर लोन देगा लोगों को, डिमांड ड्राफ्ट बनाने की सर्विस देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, तो ये सारे नॉर्मल बैंक के काम है। तो ये तो बैंकिंग सर्विसेज है, ये सारी बैंकिंग सर्विसेज है। लेकिन अगर मान लीजिए एसबीआई कल को गोल्ड या बुलियन बेचने लग जाए, कोई ज्वेलरी बेचने लग जाए, तो उस केस में भी आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग नहीं लगेगा, बिकॉज बैंक्स को पूरी तरीके से माफ कर दिया गया है। यानी कि एग्जम्पशन एंटिटी स्पेसिफिक है, ना कि सप्लाई स्पेसिफिक। पूरी एंटिटी को हर टाइप से जो है एग्जम्प्ट कर दिया गया है, उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद कुछ की पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं ई इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग, मैं वन बाय वन आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले टैक्स पेयर जनरेट्स हिज इनवॉइस। टैक्स पेयर अपना इनवॉइस जनरेट करेगा, चाहे वो मैनुअली जनरेट करे चाहे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू करे, और फिर उसकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अपलोड करता है ऑन IRP। कहां पे अपलोड करता है? IRP, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, वहां पे जब वो इनवॉइस इंफॉर्मेशन अपलोड करेगा तो वो इंफॉर्मेशन जेसन फॉर्मेट में वहां पे आप अपलोड करते हो। जैसे आपका PDF एक फॉर्मेट होता है, वैसे ही जेसन भी एक फॉर्मेट होता है, तो वहां पे आप जेसन फॉर्मेट में अपनी इंफॉर्मेशन जो इनवॉइस की है वो अपलोड करते हो। जैसे ही आप इंफॉर्मेशन अपलोड करते हो, IRP जो है, जो आपका इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, वो आपको एक यूनिक IRN प्रोवाइड करता है, जो कि 64 डिजिट का एक कोड होता है। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड जब आप IRN जनरेट करोगे तो साथ में मैंने जैसा कि बताया था QR कोड भी जनरेट होता है। ठीक है, QR कोड भी वहां पे जनरेट होता है। मल्टीपल IRPs जो है वहां पे बनाए गए हैं, जहां पे आप जाके IRN जनरेट कर सकते हो। गवर्नमेंट का सिंपल कॉन्सेप्ट यही था IRPs की मल्टीपल कैटेगरी बनाने का या मल्टीपल IRPs अपॉइंट करने का, कि कहीं भी ज्यादा रश ना आए और स्मूथली जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन का जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन का काम है वो होता रहे विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, एक खास चीज जो गवर्नमेंट ने आज के टाइम पे की है वो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। गवर्नमेंट चाहती है कि एक ही इंफॉर्मेशन को आपको मल्टीपल जगह पे मल्टीपल जगह पे आपको फिलअप ना करना पड़े, सो दैट वहां पे आपका टाइम भी सेव हो और दूसरा एरर होने के चांस भी कम हो जाए।
तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जहां पे जैसे ही आप ई इनवॉइसिंग के लिए इंफॉर्मेशन फिलअप करते हो तो ई इनवॉइस भी तैयार हो जाता है, एंड वहीं पे आपको वो व्हीकल का नंबर भी पूछ लेगा, ट्रांसपोर्टर आईडी पूछ लेगा, सो दैट सेम इंफॉर्मेशन को फिर पास ऑन किया जा सके ई वे बिल के पोर्टल पे, सो दैट आपको अगेन ई वे बिल के लिए वही सेम चीजें फिर से फिलअप ना करनी पड़े। ई इनवॉइस बनाया, ई इनवॉइस की सेम इंफॉर्मेशन पुश कर दी जाएगी ई वे पोर्टल की तरफ, ई वे बिल के जो आपका पोर्टल है जहां से आप ई वे बिल बनाते हो उस पोर्टल पे, एंड सिमिलर वे में ई इनवॉइस से ही आपकी इंफॉर्मेशन जीएसटी का जो कॉमन पोर्टल है जहां से आप रिटर्न फाइल करते हो वहां भी पुश कर दी जाती है, आपके जीएसटीआर 1 में वो ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। तो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक जगह पे इंफॉर्मेशन फिलअप करो तो हम रिस्पेक्टिव जगह पे अपने आप उसे पहुंचा देंगे, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपको वो सारी इंफॉर्मेशन सेम वापस फिलअप ना करनी पड़े। ठीक है, चलिए ई इनवॉइस जनरेट होने के बाद कैंसिल हो सकता है, बट याद रखना वो सिर्फ और सिर्फ आप 24 घंटे के अंदर अंदर कैंसिल कर सकते हो, उसके बाद कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, कभी भी ई इनवॉइसिंग की अमेंडमेंट नहीं कर सकते आप, ई इनवॉइस का आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आपने ई इनवॉइस बनाते टाइम कोई गलती कर दी है तो अगर विद इन 24 आवर्स हुए हैं तो आप उसे कैंसिल कर दीजिए और नया बना दीजिए। लेकिन अगर आप कहते हो सर 24 घंटे बीत चुके हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, उस ई इनवॉइस को पड़ा रहने दीजिएगा। जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे तो सही इंफॉर्मेशन से आप अपनी जो है जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, ई इनवॉइस का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट स्पेसिफाई किया गया, वो फॉर्मेट जो आपका स्पेसिफाई किया गया है वो है फॉर्म जीएसटी INV 1। ठीक है, ये आपका फॉर्म बनाया गया है जिसके थ्रू आप जो है अपना ई इनवॉइस जो है वो इस फॉर्मेट में आप जो है इंफॉर्मेशन अपनी फिलअप करते हो। नो नीड टू कैरी फिजिकल इनवॉइस इफ ई इनवॉइस हैज बीन जनरेटेड। अगर ई इनवॉइस जनरेट किया गया हो तो आपको फिजिकल बिल कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ई इनवॉइस जनरेटेड है तो बिल फिजिकल कैरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऑनलाइन जा चुकी है जिसको ऑफिसर वेरीफाई कर सकता है। इवन देखिए जब क्यूआर कोड का ऑप्शन यहाँ पे लगाया गया है ई इनवॉइस में, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो आपके प्रॉपर ऑफिसर्स होते हैं जो ट्रांजिट में गुड्स को वेरीफाई करते हैं, उन सबके गैजेट्स में, उन सबके मोबाइल्स में एक ऐप इंस्टॉल करवा दी जाती है जिसके थ्रू वो ऑफलाइन भी इन बिल्स की वैलिडिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इससे क्यूआर कोड को जैसे ही वो स्कैन करेंगे वो जो है आपका मोबाइल एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली चेक कर लेगी कि क्या ये बिल सही है, क्या एक्चुअल में ऐसा कोई बिल बनाया गया है और क्या इसकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सबमिटेड है या नहीं, वो सारी चीजें वहीं से वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, चलो ईच ई इनवॉइस हैज अ क्यूआर कोड which can be used for validation both offline and online। ये जो आपका क्यूआर कोड है उसे वैलिडेट किया जा सकता है ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ये जो क्यूआर कोड है जैसे ही आपका ऑफिसर इसको वेरीफाई करेगा या स्कैन करेगा तो उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी। इस क्यूआर कोड के अंदर इनबिल्ट होती है इंफॉर्मेशन किस किस चीज की, जीएसटीएन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट, आपका सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों का जीएसटी नंबर। देखो दोनों का जीएसटी नंबर होगा बिकॉज यहाँ पे ट्रांजेक्शन B2B की ही बात हो रही है। इनवॉइस नंबर जो आपके सप्लायर ने दिया था इनिशियली, डेट ऑफ जनरेशन किस दिन आपने ये ई इनवॉइस बनाया है, इनवॉइस वैल्यू लाइक टैक्सेबल वैल्यू एंड ग्रॉस टैक्स क्या है, नंबर ऑफ लाइन आइटम्स, कितने लाइन आइटम्स हैं, यहाँ कितने अलग अलग टाइप के आइटम इनवॉइस में डाले गए हैं, HSN कोड ऑफ मेन आइटम। ठीक है, HSN कोड ऑफ मेन आइटम द लाइन आइटम हैविंग हाईएस्ट टैक्सेबल वैल्यू, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दी जाती है। यूनिक IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर भी इसके अंदर होता है। ठीक है, एंड साथ में किस दिन आपने ये IRN जनरेट किया है वो इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे कैप्चर हो जाती है। तो इस क्यूआर कोड के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कैप्चर होती है। ये सारी चीजें ऑफिसर जैसे ही अपने मोबाइल ऐप से उसको स्कैन करेगा क्यूआर कोड को तो उसके जो है ऐप के अंदर ही डिस्प्ले हो जाएगी ये सारी चीजें, वो फिर वेरीफाई कर सकता है जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, चलिए तो इस टाइप से गवर्नमेंट ने ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन बनाया है। इतना ही आपको ध्यान रखना है, इतना ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है। बस ये ध्यान रखिएगा लिमिट क्या है, किस पे अप्लाई करता है और किस पे अप्लाई नहीं करता, और इसका प्रोसीजर क्या है, और यहाँ पे जो है किस टाइप से ई इनवॉइस बनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रख लोगे मोर देन सफिशिएंट है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, डायनामिक क्यूआर कोड। ये एक और कॉन्सेप्ट है जो अगेन गवर्नमेंट ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। अब किया क्या है, गवर्नमेंट ने सोचा कि यार डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना है। अब डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए आप देखते हो हर जगह पे हम देखते हैं क्यूआर कोड होते हैं जहां पे आप स्कैन कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। बट यूजुअली जब हम क्यूआर कोड की बात करते हैं तो आपने देखा होगा ये क्यूआर कोड दो टाइप के होते हैं।
जब आप कहीं भी दुकान पे कुछ लेने जाते हो तो आपको अक्सर आपका जो शॉपकीपर है वो कहता है भाई ये क्यूआर कोड है, आप इसे स्कैन कर सकते हो और स्कैन करके जो है पेमेंट कर दो। अब ये क्यूआर कोड है ना, दो टाइप के होते हैं। नंबर वन, कुछ क्यूआर कोड ऐसे होते हैं, लेट्स से आप किसी शॉप पे गए, आपने वहां पे 50 रुपए का सामान खरीदा और फिर आप एक क्यूआर को स्कैन करोगे तो आपके पास क्यूआर स्कैन होते ही जो ओनर का नाम है या जो भी उनका अकाउंट नंबर है, डायरेक्टली वहां पे पेमेंट जाने के लिए एक अकाउंट ओपन हो जाता है और वहां पे आप सिंपली अमाउंट एंटर करते हो और अपना यूपीआई पिन डाल के पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला तरीका है। वहीं पे कई शॉप ऐसी भी होंगी, या मोस्टली कहूं तो पेट्रोल पंप्स वगैरह पे जब आपने पेट्रोल फिलअप करवाया होगा अपने व्हीकल में तो देखा होगा ना, वहां पे क्या होता है, वो क्यूआर कोड जनरेट करते हैं एक गैजेट के अंदर और उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करते हो और स्कैन करने के बाद आपको अमाउंट फिलअप नहीं करना पड़ता। नॉन एडिटेबल अमाउंट अपने आप आ जाता है। लेट्स से 500, 1000, 2000 एक अमाउंट अपने आप आ जाता है, आपको जस्ट अपना यूपीआई पिन डालना होता है। तो यहां पे एक जगह आपको अमाउंट एंटर करना होता है और दूसरी जगह अमाउंट अपने आप आ जाता है। तो जहां पे अमाउंट एंटर करना पड़ता है वो आपके स्टैटिक क्यूआर कोड होते हैं। स्टैटिक मतलब फिक्स। जो क्यूआर आपने स्कैन किया उसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिपिएंट के अकाउंट्स की डिटेल थी, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में क्या अमाउंट लेना देना करना है ये इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं थी। तो वो स्टैटिक क्यूआर कोड होता है जो यूजुअली फिजिकल कोई बोर्ड वगैरह या कार्ड लगा रखा होता है जिसको, या स्टिकर चिपका रखा होता है जिसको आप स्कैन कर सकते हो, वो स्टैटिक क्यूआर कोड होता है। वहीं पे दूसरी तरफ जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो कभी भी आप देखोगे कोई कार्ड स्कैन नहीं करवाता, वो आपको स्क्रीन पे एक क्यूआर कोड जनरेट करके देते हैं जो आपको स्कैन करना होता है। तो वो एक रियल टाइम में जनरेटेड क्यूआर कोड होता है जो पर्टिकुलरली आपके ही ट्रांजेक्शन के लिए बनाया होता है। तो वो जो आपका पर्टिकुलर क्यूआर कोड होता है उसमें आपका ट्रांजेक्शन का अमाउंट एंड सामने वाले रेसिपिएंट का बैंक अकाउंट भी लिंक्ड होता है। तो ऐसे क्यूआर कोड को हम डायनामिक क्यूआर कोड कहते हैं। ऐसे क्यूआर कोड को हम डायनामिक क्यूआर कोड कहते हैं जो आपका रियल टाइम में अपडेट होता है और रियल टाइम में ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास दो टाइप के क्यूआर कोड हो सकते हैं, डायनामिक और स्टैटिक। अब स्टैटिक में प्रॉब्लम ये है कि आपको अमाउंट मैन्युअली फिलअप करना पड़ता है और इस केस में रिकॉर्ड भी नहीं रहता कि किस किस व्यक्ति ने कब कब पेमेंट जो है आपको स्कैनर के थ्रू की और कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में की, तो वो आप लिंक नहीं कर सकते। बट गवर्नमेंट चाहती थी कि एक तो आपको डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन देना है, साथ में ऑप्शन ऐसे देना है कि आपको अमाउंट फिलअप नहीं करना, एंड तीसरा उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी रह जाए, इनवॉइस बेसिस पे लिंक हो जाए, ऐसा कुछ आपको प्रोविजन करना है। तो ऐसा प्रोविजन जो है गवर्नमेंट ने अब इंट्रोड्यूस किया है जहां पे स्पेसिफाइड बिजनेसेस को डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट करने हैं और वो बिल के ऊपर ही अपने उन डायनामिक क्यूआर कोड को जो है वो असाइन करेंगे, या मैं कहूंगा तो प्रिंट करेंगे, सो दैट कोई भी व्यक्ति गुड्स खरीदते टाइम, सर्विसेज जो है अवेल करते टाइम वहीं पे स्कैन करके पेमेंट कर सके। तो आपके बिल के ऊपर ही क्यूआर कोड लगा होगा, आपको बस उसको स्कैन करना है और अपनी पेमेंट आप कर सकते हो। और सबसे खास बात ये होगी कि जब आप उस क्यूआर कोड के अगेंस्ट में पेमेंट कर दोगे तो अगेन अगर आपने सेम क्यूआर कोड को फिर से स्कैन किया, अब वो कोई पेमेंट नहीं मांगेगा, वो दिखाएगा कि पेमेंट हैज ऑलरेडी डन, आप पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हो इस इनवॉइस के अगेंस्ट में, तो आपको फिर से पेमेंट नहीं करनी। इवन वो समय भी बता देगा कि ये पेमेंट जो है इस इनवॉइस के अगेंस्ट में कब की गई है। तो ये खास बात है डायनामिक क्यूआर कोड की और गवर्नमेंट ने इसी के रिलेशन में भी एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है। एग्जाम में मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ ज्यादा पूछा जा सकता है, कुछ एक दो ही चीजें हैं जो यहाँ पे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहली बात, ये डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है सिस्टम, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, ये अप्लाई किस पे करेगा, जैसे ई इनवॉइस सिर्फ उन बिजनेसेस पे लगता है जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। सिमिलर वे में डायनामिक क्यूआर कोड का प्रोविजन सिर्फ तभी लगेगा अगर आपकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है। 500 करोड़ से ज्यादा ऐसे बिजनेसेस जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से भी ज्यादा है, क्योंकि एक बात समझो, जो डायनामिक क्यूआर कोड की प्रिंटिंग वाला प्रोविजन है ये एक लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे केसेस में अगर एक छोटे बिजनेसमैन को बोल दिया जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी, कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम छोटे बिजनेसमैन के ऊपर बाद में लेके आएंगे इन चीजों को, अभी के लिए जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है उन्हें ही ये डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस को फॉलो करना है। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ B2C सप्लाई के लिए किया गया है। अब आप कहोगे सर B2B के लिए क्यों नहीं किया गया? रीजन बीइंग,
जब आप 500 करोड़ की सेल करते हो तो आप B2B के लिए ऑलरेडी ई इनवॉइसिंग कर रहे होते हो, तो क्यूआर कोड वहां ऑलरेडी आ चुका होता है। तो अगेन इस पर्पस के लिए आपको क्यूआर कोड करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना यूआईएन होल्डर्स के लिए भी होता है, क्योंकि यूआईएन होल्डर्स कोई रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होते, वो भी अनरजिस्टर्ड ही होते हैं। तो अगर कोई जो है दुकानदार या कोई भी बिजनेसमैन यूआईएन होल्डर को भी गुड्स बेच रहा है, सर्विसेज दे रहा है, और उस बिजनेसमैन की टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, तो जो बिल यूआईएन होल्डर को दिया जाएगा उनके ऊपर भी क्यूआर कोड होना चाहिए, डायनेमिक क्यूआर कोड होना चाहिए। अब किनको एग्जम्पशन दी गई है डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन से, तो अगेन आप देख सकते हो ये लिस्ट मोर और लेस वही है जिन्हें ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन से एग्जाम किया गया है। सबसे पहले इंश्योरर्स, बैंक्स, एनबीएफसीज, इन्हें जो है आपके पास क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टर्स जो एग्जीबिशन की सर्विसेज देते हैं मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में सिनेमाटोग्राफी फिल्म्स की, सप्लायर ऑफ ओआईडीएआर, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस, एंड इवन एक्सपोर्ट के केस में भी सिंस हमारा ऑलरेडी ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन लगा दिया गया है, तो वहां पे एक्सपोर्ट के लिए आपको डायनामिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है। तो ये वो केसेस है जहां पे आपको क्यूआर कोड लगाने की जरूरत नहीं है। अगेन कहूंगा किस पे एप्लीकेबल है किस पे नहीं है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्यूआर कोड में क्या क्या इंफॉर्मेशन कैप्चर होती है, तो आप देख सकते हो जैसे कि आपका ई इनवॉइस में क्यूआर कोड था, वहां पे इंफॉर्मेशन लगती, यहाँ पे जो क्यूआर कोड है उसमें इंफॉर्मेशन अलग है, बट कुछ इंफॉर्मेशन कॉमन है, लाइक सप्लायर का जीएसटी नंबर, सप्लायर की यूपीआई आईडी, पेई बैंक अकाउंट की डिटेल उसके अंदर इनबिल्ट होती है, ठीक है। साथ में इनवॉइस का नंबर और इनवॉइस की डेट भी उस इनवॉइस के अंदर, सॉरी, उस क्यूआर कोड के अंदर कैप्चर्ड होती है। टोटल इनवॉइस वैल्यू और जीएसटी, ये सारी की सारी उसी की चीज के अंदर कैप्चर्ड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये क्यूआर कोड का प्रोविजन बनाया गया। हमारे आईसीए के मॉड्यूल में कुछ एफएक्यूज भी गिवन है, बट मुझे नहीं लगता वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इतना ही जानना काफी है कि क्यूआर कोड क्या होता है, क्यूआर कोड का प्रोविजन किन के ऊपर अप्लाई करता है, और उस क्यूआर कोड के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन एम्बेडेड होती है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट बाकी थे टैक्स इनवॉइसेस वाले टॉपिक में। अब हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया टैक्स इनवॉइसेस का। नेक्स्ट क्लास में हम ई वे बिल का टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, फास्टली उसे कवर करते हैं और फिर हमारे एक बड़े टॉपिक के ऊपर तरफ चलेंगे, वो है आईटीसी। आईटीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे सो दैट हमारा एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम रिवाइज कर सके ऑन टाइमली बेसिस। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।